की बात जब होगी तो उसमें ये भी बात होगी कि पौधों का भी संरक्षण, वनस्पतियों का भी संरक्षण, ये नहीं कि केवल जीव जंतुओं का संरक्षण। जीव शब्द है ना, तो उसमें दोनों है, वनस्पतियां भी है और जंतु भी। इसके संरक्षण के लिए एक होता है, संरक्षण का तरीका है स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरा है पर स्थानीय। इसको समझिए, ठीक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इन सीटू और इसको बोलते हैं एक्स सीटू। जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा वन है, ठीक, और आप वहां पे गए घूमने और आपने देखा कि उस पौधे को जो है लोग काट काट करके एकदम समापन की ओर कर दिए हैं। अब वो खत्म ही होने वाला है, एक दो बचा है, तो आपको आ गई दया और आपने उसका दो चार पौधा निकाला और निकाल करके ला करके अपने बड़े से खेत में लगा दिया। तो आपने क्या किया, उस स्थान से उठाया और दूसरे स्थान पे ला करके लगा दिया, तो वही ये पर स्थान है, एक्स सीटू, मतलब एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर ला करके रख दिया, प्रिजर्व कर दिया उसको, तो वही है पर स्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू प्रिजर्वेशन। तो इसमें जैसे जू है, चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर चिड़ियाघर, तो इसमें क्या है कि जैसे बाघ है, शेर है, सब रख दिया जाता है, अलग अलग जानवर है उसको ला करके रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा डर बना रहता है कि वो बाहर रहेंगे तो उनका विनाश हो सकता है, वो उनका शिकार हो सकता है या उनकी पीढ़ी समाप्त हो सकती है। तो इसी उद्देश्य से चिड़ियाघर बनाया जाता है, उद्देश्य यही है। बाद में उसका फायदा हो जाता है ना सरकार को, तो टिकट लगा करके दिखाने लगती है, तो उसका एक फायदा। लेकिन मूल उद्देश्य क्या है? संरक्षण। और उप उद्देश्य है उससे पैसा कमाना। सरकार पैसा कमा रही है तो उप उद्देश्य होगा, मुख्य उद्देश्य नहीं। जो उनको रखने का खर्च है वो निकल जाता है। हाँ, फायदा ही है। और स्वस्थानीय संरक्षण क्या हो गया कि उसको उसी स्थान पर उसको संरक्षित कर दिया जाए। मतलब कोई वन क्षेत्र है तो उसको आप चारों तरफ से घेर दीजिए, वहीं पे बाड़ लगा दीजिए या पहरेदार बिठा दीजिए किनारे किनारे पे, कोई घुसेगा नहीं। तो इस तरह से जो बनता है वो होता है राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क। दूसरा होता है वन्य जीव अभयारण्य। या पक्षी अभयारण्य। और एक है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। लास्ट वाला बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी या जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। ये चीज है, इतने माध्यम से वन्य जीवों को या उनके अधिवास को, रेजिडेंस को संरक्षित किया जाता है। अब संरक्षण का प्रयास कैसे होगा? एक कहानी है तो ध्यान से सुनिए, कथा है। हाँ, उसी टाइप का है, उसी टाइप का है, उसी टाइप का।
1970 में सब बेटे के बैठा नहीं। एक मैक्सिको में एक जगह, एक शहर है, उसका नाम है कोकोयोक, COCOY, कोकोयोक सिटी है। वहाँ पे 1970 में एक सम्मेलन हुआ और वहाँ पर सब लोग, और किसके तत्वावधान में हुआ? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन की संस्था है, उसने सबको बुलाया और बुला करके कहा कि हम लोगों को जीव जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या कि सब लोग चाय वाय पी के चले गए, बात को समझे नहीं, बात को समझे नहीं। फिर उसको लगा कि बात को समझे नहीं, फिर बुलाया, तो उसने 1972 में बुलाया। कहाँ पे? जिनेवा। रोम। हाँ हाँ, सही कह रही है, स्टॉकहोम में एक क्लब ऑफ रोम में, रोम एक जगह है, तो वहाँ पे क्लब ऑफ रोम एक था, बनाया गया था, पहले का बना हुआ था। कुछ गणमान्य लोग और कुछ विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग, पर्यावरण के चिंतक लोग, कानूनी विशेषज्ञ लोग और देशों के जो प्रमुख हैं, ये सब लोगों का वो क्लब था। और किताब लिखने वाले लोग, पर्यावरण पर चिंतन, कानून पर चिंतन करने वाले लोग, सभी लोग उस ग्रुप में थे। तो बुलाया गया उनको स्टॉकहोम में। कहाँ पे स्टॉकहोम है? नहीं, रोम में नहीं है, रोम में तो क्लब की स्थापना हुई थी। फिर उनको स्टॉकहोम में बुला लिया गया, स्वीडन में। और वहाँ पे स्टॉकहोम समिट हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। और वहीं पे एक आए थे, उनका नाम था मिडोजा। मिडोजा और मिडोजा महोदय ने एक किताब लिखा था, लिमिट टू ग्रोथ। हम विकास कितना करें कि उससे किसी को नुकसान न हो, उसकी सीमा क्या हो, विकास की समृद्धि की सीमा, उसको हिंदी में बोलते हैं समृद्धि की सीमा। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है एग्जाम में, समृद्धि की सीमा। और समृद्धि की सीमा में पहली बार इस बात का चिंतन हुआ कि किस किस तरीके से उन्होंने मतलब बताया कि हम लोग जो विकास कर रहे हैं तो सिर्फ विकास के ही जा रहे हैं, रिसोर्सेस निकाल रहे हैं तो निकाल रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हम लोगों के निकालने के बाद फिर वो तो खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारी अगली पीढ़ी आएगी तो उसका क्या करेगी, ये भी नहीं सोच रहे हैं। तो हमारा लिमिट क्या होना चाहिए? मतलब हम जो फैक्ट्री डाल रहे हैं तो फैक्ट्री डाल रहे हैं, उससे मार्केट मजबूत हो रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, लेकिन उससे जो प्रदूषण हो रहा है, उस रिसोर्स की बर्बादी हम कर रहे हैं, तो वो हमारा लिमिट होना चाहिए ना कि हम इतना ही करें। लेकिन वो उत्पादकता में तो कमी आ जाएगी। हाँ, वो जरूर कमी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लाभ के चक्कर में हम ऐसा ना करें कि धरती को नुकसान कर दें, और ये नुकसान होता है हमारा नुकसान हम वहीं तक उत्पादन करें जैसे कि हमारे धरती को नुकसान ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो। ये बात उन्होंने लिमिट टू ग्रोथ में कहा। तब इस बात, जब ये किताब आई तो विद्वान लोगों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई। तो हर साल कभी न कभी कोई न कोई मीटिंग होती रहती थी। एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई, नहीं 1985 में मीटिंग नहीं हुई। यूनाइटेड नेशन ने एक, वहीं पे एक मैडम थी, उस मैडम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया। उस कमेटी ने
मैडम का नाम था मैडम बर्टलैंड। वो स्वीडन के पूर्व प्रधानमंत्री भी थी और यूनाइटेड नेशन में उस समय काम कर रही थी जुड़ करके। तो यूनाइटेड नेशन ने उनकी अध्यक्षता में एक वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट बनाया, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट 1985 में। और उन्होंने 1987 में ये बर्टलैंड कमीशन बना, 85 में बर्टलैंड आयोग या बर्टलैंड कमीशन। और इस कमीशन ने 1987 में रिपोर्ट दिया द फ्यूचर वी वांट, इस नाम से इन्होंने ये रिपोर्ट दिया, द फ्यूचर वी वांट, ऐसा भविष्य जो हम चाहते हैं। तो द फ्यूचर वी वांट जो रिपोर्ट दिया उसमें एक बात लिखी कि विकास, सम विकास क्या है, सम विकास या सतत विकास, समान विकास, समान विकास एक नहीं, साथ सबका विकास, नहीं, सतत विकास, ऐसा विकास जिसमें प्रकृति के को बिना नुकसान किए विकास करें। सतत विकास उसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस बात की परिभाषा उन्होंने द फ्यूचर वी वांट में लिखा। हाँ, अभी यूएनडीपी की कहानी आ गई। सतत विकास की परिभाषा बताया और बताया कि ऐसा विकास जिससे कि हम संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करें कि उससे पिछली पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान न हो। मतलब हम भी लाभ उठाए और इतना छोड़ दे कि वो भी लाभ उठाए, यही सतत विकास है। एक लाइन की परिभाषा, पहली बार सतत विकास की परिभाषा उसने दिया। तब यूनाइटेड नेशन ने 1989 में एक प्रोग्राम बनाया, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी राजधानी बना दी केन्या के नैरोबी में, राजधानी इसकी हो गई केन्या के नैरोबी में। और इसी के सौजन्य में 1992 में एक सम्मेलन हुआ जिसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ब्राजील कहाँ पे है? हाँ? साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। सबसे बड़ा देश वही तो है, हाँ? उस अमेरिका का, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। सर आई थिंक रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। अच्छा, आवर कॉमन, हाँ ठीक है, आवर कॉमन फ्यूचर, द फ्यूचर वी वांट नहीं, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। और उस जो उन्होंने रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, और जो चैप्टर का नाम था जिसमें वो दिया था उसका नाम था द फ्यूचर वी वांट, ऐसा भविष्य जो हम चाहते हैं। बर्टलैंड कमीशन और 1987 में जिस रिपोर्ट का नाम दिया, तो चैप्टर का नाम था और उस पूरे रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। सर यहाँ पे बता रहे। सतत विकास लिखे हैं, फिर UNEP लिखे हैं, मतलब यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है अच्छा। क्या है। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट का नाम था, हाँ, उसी में सतत विकास की परिभाषा दी। परिभाषा
ठीक है, सतत विकास की परिभाषा उस पर लिखी गई। क्या परिभाषा लिखी गई? कि संसाधनों का ऐसा उपयोग जिससे अगली पीढ़ी भी उसको उपयोग करने में सक्षम हो सके, यही सतत विकास है। तो तो सर हाँ? इसको जो हाँ? है 1989 आवर कॉमन फ्यूचर के इस चैप्टर में सतत विकास की परिभाषा दी। उसी परिभाषा को यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया और यूएनईपी प्रोग्राम बनाया, ठीक है, 1989 में, और उसका मुख्यालय बना दिया। हर चीज का मुख्यालय है ना यूनाइटेड नेशन का। जैसे अभी हम शुरू में ही पढ़े कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में। उसी तरह से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय बना दिया केन्या नैरोबी। केन्या के नैरोबी में, साउथ अफ्रीका, तंजानिया के पास। अब मत पूछेगा तंजानिया विक्टोरिया झील के पास, माउंट किलिमंजारो। अच्छा अभी पढ़े नहीं, अफ्रीका ही बाकी है। बस ये बाकी है। बस मैप में कभी कभार दिखा देते हैं थोड़ा बहुत। हाँ। सर थोड़ा साइड तो यूएनईपी उसका प्रोग्राम बना दिया और उसी के तत्वावधान में और देशों ने मिल करके 1992 में यूएनईपी पृथ्वी सम्मेलन किया। उसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ब्राजील सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ये सब उसी के नाम से है। अर्थ समिट, ये सब वही है। यूएनईपी बना था। हाँ, यूएनईपी कार्यक्रम बनाया गया। 1989 में बना। यूनाइटेड नेशन ने कार्यक्रम बना दिया 1989 में और उसको बोला कि अब आप जो है अपने हिसाब से काम करिए। तो उसने सारे देश के लोगों को बटोरा, कहाँ पे? ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, और वहां पे बुला करके कार्यक्रम किया। अब इसको बीच वाला मिटा दे, ऐड कर। पृथ्वी सम्मेलन हुआ और वहां से 3 चीजें निकली। आप पर्यावरण पे कोई भी ऐसा किताब नहीं पढ़ेंगे जिसमें इतनी सरलता से बात समझा दिया। एक किताब हमको ऐसे नहीं मिली। सर टॉपिक का ऑप्शन दे रखा है। हाँ? हाँ? इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का बुक्स जो लिए हैं, टॉपिक दिया है प्लस ऑप्शनल दिया है। टॉपिक दिया है, ऑप्शनल दिया है, लेकिन कनेक्टेड करके कहानी किसी किताब में नहीं है, जी सर। कहीं समझाया नहीं। सर उसमें क्वेश्चन दे रखा है जिससे ये होगा मेंस के लिए। हाँ। उस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। अब पृथ्वी सम्मेलन में 3 चीजें हुई। पहला विचार हुआ जलवायु परिवर्तन पे, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पे। दूसरा जैव विविधता पे, जैव विविधता, और तीसरा सतत विकास पर। तीन तरह के विचार वहां पे शुरू हुए। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास। अब ये तीनों अलग अलग हैं। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास तीनों अलग अलग है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के चिंतकों ने कहा कि ये तीनों चीजों को अलग अलग स्ट्रीम कर देना जरूरी है। अलग अलग कर देंगे तो अलग अलग इस पर विचार होगा, अलग अलग इसके साइंटिस्ट आएंगे, अलग अलग रिपोर्टिंग होगी और अलग अलग फंड आएगा। नहीं तो सब एक ही में मिल जा रहा है तो सब गड़बड़ हो जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए उन्होंने बना दिया यूएन, यूनाइटेड नेशन, FCCC,
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन लिख लीजिए, पूरा लिखिए। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन, कन्वेंशन की स्पेलिंग कन्वेंशन CONVENTION, कन्वेंशन CONVENTION, कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये बना दिया, और बोला कि हर साल इसकी मीटिंग होती रहेगी। हर साल मतलब इसको जिसने जिसने साइन किया, ये कन्वेंशन हो गया ना, कंट्रीज का। हाँ कंट्रीज का फ्रेमवर्क बना दिया गया, नियमावली बना दी गई, उसकी शर्तें बना दी गई। अब कहा गया कि सभी देश इस पर बताएं कि आप साइन करते हैं कि नहीं करते हैं। भारत ने भी साइन कर लिया। ऐसे ही लगभग उस अभी तो 193 देश है ना, हाँ यूएन में, तो उस समय कम ही थे, तो सबने कर लिया, जिसको जिसको ठीक लगा वो कर लिए। तो उनको जो साइन कर लिए उनको बोला गया ये अब पार्टी बन गए, इसके उस फ्रेमवर्क के पार्टी बन गए। और हर साल जैसे 1992 में हुआ, तो 1993 में फिर इनकी मीटिंग होती थी। हाँ वो पार्टी बन गया। अब पार्टी बन गया तो सारी पार्टियां मिलकर करके मतलब सारे देश मिलकर के हर साल COP करेंगे, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो हर साल अब पार्टी होती रहती है, पार्टी होती है, कॉन्फ्रेंस होता है। बढ़िया बढ़िया, उसमें चाय पानी पिया जाता है, और फिर आप अपने घर, हम अपने घर, और फिर अगले साल मिलेंगे। यही होता है। हाँ? अब कोई इसमें मसला नहीं उछालता है। उछालते हैं। हर साल हमारे काम का क्या है, हमारे काम का क्या है कि ये अब भी होता है, तो हर साल इस साल का कहाँ हुआ ये हमको जानकारी रखना चाहिए, ठीक। लेकिन उस समय बहुत सारी चीजें हुई जो अभी बहुत लंबा हो जाएगा, उतना नहीं बताएंगे। लेकिन 1993 के बाद हाँ क्लास में उन्नीस सौ संतानवे में एक पार्टी हुई जापान में। कहाँ पे हुई? जापान में। क्या 1997 में, जैसे हर साल पार्टी हो रही थी ना, तो 1997 वाली पार्टी जापान में हुई। जापान की क्योटो शहर में, क्योटो एक शहर है, हाँ क्योटो एक शहर है, जापान की पुरानी राजधानी। क्योटो पुरानी राजधानी है। पुरानी रहता है वो लोग राजधानी बदलते रहते हैं। काफी होशियार हो गए ना। क्योटो से टोक्यो चले गए। किसी से बात हो जाएगी, वो वहाँ से प्रॉब्लम देख के दे रहे हैं। आज संदेश चालू हो गया है। अच्छा अच्छा, बाबा आजकल के जमाने में ये लोग ऐसा कल के लिए आज ही से प्रोसेस चल रहा है। मुंह तो बंद कल आना है तो छुट्टी नहीं होगी। देखिए आज आप लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद 2025 में पूरा आप लोग को रेस्ट, 2026 में पढ़ना है। अगले साल में मिलना है। इतना लंबा छुट्टी ले रहे हैं, क्या करेंगे? अब तो अगले साल मिलना है। सर
सर इस साथ जो भी गलतियां हुई हैं हाँ। क्षमा कर दीजिए। ठीक है। और आपने जो बत्तियों में उनको सुना भैया सही बता रहे हैं। मैं बताऊं और वहीं पे आया, ध्यान दीजिए, वहीं पे 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योटो प्रोटोकॉल। और उसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसमें एक चीज आया था CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, स्वच्छ विकास प्रणाली, स्वच्छ विकास प्रणाली। और इसी के तहत कंसेप्ट आया कार्बन व्यापार का, कार्बन क्रेडिट। कार्बन ट्रेड, कार्बन क्रेडिट सब उसी का है। बहुत बार परीक्षा पूछा है और अब भी पूछता है। हेलो, हाँ, कार्बन क्रेडिट। अब कार्बन क्रेडिट को थोड़ा सा समझ, ठीक है? हाँ? क्योटो शहर, क्योटो नाम का एक शहर है। क्योटो नाम का एक शहर है। क्योटो बस छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए, फिर इस कहानी को यहीं पे समाप्त करें। और फिर भारी हो गया थोड़ा। बता दीजिएगा वो जो बड़े एक बज गया वन का मैपिंग में बताना था। मैं बता, तो कल पढ़ेंगे ना? सर कल अगला समझ जाएगा, आज ही बता दीजिएगा। नहीं, लंबा थोड़ा मुझे भी काम है। ठीक है, सब तो जाइए। एक काम ऐसा है जिसका आज ही लास्ट डेट है, तो इसलिए स्कूल का काम है, उससे मजाक नहीं किया जा सकता। तो अगले साल बस थोड़ा सा 2 मिनट और। इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो दिया गया, उसमें कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आया। कार्बन क्रेडिट का मतलब कार्बन व्यापार। जैसे मान लीजिए कि इसको ऐसे समझिए, आपका क्या नाम है? प्रदीप। तो आपका P से नाम हो गया, आपका A से नाम हो गया, और आपका हाँ? अलका, आपका भी ये सर, ठीक है? हाँ, अब देखिए, मैं ये कहा कि तीनों लोग मिल करके 9 टन 9 टन ही कार्बन आप लोग उत्सर्जित कर सकते हैं। 9 टन पूरे साल में, मतलब आपको 3 टन 3 टन और 3 टन की अनुमति देगी। मतलब आपकी अपनी कंपनी है, उनकी अपनी, आपकी अपनी, तो सबको 3-3 टन की अनुमति दे दी गई। इससे आप अधिक नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और आपने क्या किया कि अपनी कंपनी, अपनी मार्केट को देखते हुए आपने 4 टन कर दिया, 4 टन कर दिया, और उन्होंने जो है 2 ही टन किया। 2 ही टन किया, और इनका चल गया अपना 3 का 3 कर दिया। तो ये इनसे बात करेंगे कि आप अपना 1 टन वाला क्रेडिट हमको दे दीजिए। तो वैसे थोड़े देंगे, पेनाल्टी लग जाए, पैसा देने तो 1 टन इन्होंने दे दिया, उसका पैसा ले लिया, और कुल जो उत्सर्जन हुआ वो 9 ही टन हुआ। ये एक अच्छा कंसेप्ट आया, पर वो चल नहीं पाया। सत्यनारायण भगवान की कथा यही समाप्त होती है, और कल 97 के बाद से पढ़ेंगे।
नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 घंटे 4 घंटे की क्लास को एकदम सीरियस होकर नहीं पढ़ा जा सकता। मन बोझिल हो जाएगा, सर भारी हो जाएगा, और आप रास्ते भर हमको Thank you.